हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री देख रहे थे हम, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो है ये हमारा वो कौन सा है? 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। अब तक हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो कोई भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में जाके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनको देख लें, उसके बाद इस चैप्टर को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इस चैप्टर में हम महिलाओं के बारे में, जाति और सुधार इनमें क्या सुधार हुआ था, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज, विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कि मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो आज का अगर हम सोसाइटी देखें, समाज देखें, तो आप ये सोचो कि 200 साल पहले की बच्चों की लाइफ कैसी रही होगी। आज तो आप देखते हो लड़कियां स्कूल भी जा रही हैं, कॉलेज भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं। कानूनी शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती, कि मतलब ये राइट्स हैं महिलाओं के। हालांकि हो सकता है सारी महिलाएं इनका यूज़ ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी ये राइट्स हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल पाते ही नहीं हैं। कि मतलब जो गरीब हैं उनको पढ़ने के मौके बहुत कम मिल पाते हैं, या तो मिलते ही नहीं हैं, या मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोमडन हो, मतलब हिंदुआ भी एक से भी ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। पहले एक बार ये पिक्चर देख लो, यहाँ ये पिक्चर दिखा रखी है, ये एक सती प्रथा की पिक्चर है कि जिसमें ये औरत को दिखा रहे, देखो इसको पीछे ये धक्का देते हुए दिखा रखा है ये, और ये अग्नि है, यहाँ इसके पति को जलाया जा रहा होगा, तो इसमें ज़बरदस्ती इसको धकेला जा रहा है। तो इसे क्या कहा जाता था? सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब होता था जब अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो या तो वो पत्नी अपनी इच्छा से उसके साथ अग्नि में जल जाती थी, या फिर उसको ज़बरदस्ती वो लोग जला देते थे। तो आप सोचो उस टाइम पे कैसे हालात थे, या कैसी स्थितियाँ थी महिलाओं के साथ। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं। ये वही है जो विधवाओं से उम्मीद की जाती थी। सती का ये पिक्चर दिखा रखी है, ये बालथारजा सेल्विन द्वारा बनाई गई पिक्चर है। तो उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की तरह उनके साथ क्या है, जल जाएं। विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती उनको क्या है, मार दिया जाता था। या तो वो अपनी मर्जी से करें या जबरदस्ती। मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडल किया जाता था, महिमा मंडित किया जाता था। सती का अर्थ है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा पर महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। तो अब हम 200 साल पहले की बात कर रहे हैं कि पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो उनका संपत्ति पे भी कोई राइट नहीं होता था, एजुकेशन भी नहीं मिल पाती थी उनको। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था अगर औरतें पढ़ी लिखी होती तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। अब देखो कैसी दकियानूसी सोच है, मतलब कितनी भयंकर की है कि पढ़ने से विधवा हो जाते हैं, बताओ। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है, और सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत पर देखा जाता था।
बर्बरता ही थी ये। समाज में सिर्फ महिला और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला और पुरुषों में ही अंतर किया जाता था, ऊंच नीच जातियों का भी भेदभाव था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जाति में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो खुद को क्या मानते थे? ऊंची जाति का मानते थे। उसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, जो व्यापार वगैरह से जुड़ी हुई होती थी उन्हें वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। और फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकर आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, मतलब जो सबसे निम्न श्रेणी में आते थे। इस श्रेणी की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या फिर ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, मतलब ऐसे एक काम करती थी ये जातियां, जिन्हें वो जो ऊंची जाति के लोग थे दूषित कार्य मानते थे, इनको मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी उन जातियों के लिए लोगों को अछूत मानती थी। उन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के एक मिनट हम्म तो मतलब जो ये ऊंची जातियां थी जो खुद को सवर्ण कहती थी, वो उन निचली जातियों के कुएं से पानी निकालने देती थी, मतलब इनके लिए अलग सिस्टम होता था। तो कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले जो घाट, आधिपत्य जिनमें कंट्रोल होते थे, जब घाट और तालाब पे नहाने की छूट नहीं होती थी, उन्हें निजी दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान उनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, कि मतलब बाद में जब 19वीं और 20वीं सदी में ये कायदे कानून बदलने लगे तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या चेंजेज आए थे, बदलाव आए थे कि ये कायदे कानून बदल गए थे। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हुए, कि मतलब ये सारी चीज़ें बदलाव क्यों आए थे, उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात थी संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकाएं हैं वो छपी थी। ये चीज़ें ना केवल पुराने साधनों के मुताबिक सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादातर लोगों की पहुंच में थी। तो पहले क्या था कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, किताबें, पुस्तक, ये सारी चीज़ें कब अवेलेबल हुई? जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी। उससे पहले पांडुलिपियाँ होती थी तो उनको लिखने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। तो लोगों की उन किताबों तक, इन तक पहुँच बहुत कम थी, बहुत कम लोग मतलब ये चीज़ें पढ़ पाते थे। हाँ, तो मतलब ये लोग, इनकी पहुंच नहीं थी बुकों तक, किताबों तक, तो पढ़ नहीं पाते थे। अब क्या होगा, प्रिंटिंग प्रेस आई तो चीज़ें सस्ती हुई, तो लोगों ने किताबें वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था। पुस्तकें छप रही थी। ये चीज़ें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे उनकी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच क्या होती थी, चर्चाएं होती थी, कि मतलब इन टॉपिकों पे क्या है वो लोग चर्चा भी करते थे।
ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहस अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन रॉय, जिनका बर्थ 1772 में हुआ था और 1833 में उनकी डेथ हो गई थी, इसी तरह के एक सुधारक थे। राजा राम मोहन राय कौन थे? एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने मतलब किसकी स्थापना करी, तो उन्होंने और कहाँ करी। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक समाज सुधारवादी जो संगठन बनाया था, जिसे बाद में हमने क्या कह दिया, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रखी है, ये राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर है। राजा राम मोहन रॉय की ये पिक्चर रैमबॉन्ड फील्ड द्वारा बनाई गई है। राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। मतलब ये पश्चिमी शिक्षा का भी प्रसार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि वो लोग समाज में मतलब सुधार लाएंगे। इस वजह से उन्हें इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था और उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी गई थी या कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी खुश थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। मतलब इन्हें कई सारी भाषाएं आती थी। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को उन्होंने अपने प्राचीन ग्रंथ भी पढ़े और उन लोगों को समझाने के लिए कि जो रूढ़िवादी थे उनको, कि भाई ऐसा तो प्राचीन ग्रंथों में भी कहीं नहीं है जलने की, जो विधवाओं को अनुमति नहीं दी गई थी। मतलब एक तरह से प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी और फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद सुधारकों ने भी अपनाई। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, वे अक्सर कि अगर उन्हें कोई ऐसी प्रथा होती थी जो हानिकारक है, तो अगर उसको चुनौती देनी है तो वो क्या करते थे, प्राचीन ग्रंथों को ही उठाते थे। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का
प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज का प्रारंभिक परंपरा के क्या है, खिलाफ है, कि भाई ये परंपरा सही नहीं है। यहाँ आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, यहाँ आपने देखा होगा ये लोग कुंडे पे, ये देखो यहाँ झूल रहा है, ये यहाँ पर झूल रहा है, ये यहाँ पर आपको पीठ में दिख रहा है ना, ये इसके कपड़े पे कुंडा नहीं लगा, ये बल्कि इसकी बॉडी में है। तो सोचो इस तरीके से त्योहार सेलिब्रेट होते थे, तो ये कितना भयानक था कि आप किसी की खाल में और कुंदे पर ऐसे झूल रहे हो, तो ये कितना भयंकर होगा। तो सोचो ये किस तरीके का त्योहार मनाया जाता था। ये बहुत बेकार चीज़ें थी और ये बंद की गई थी, ये सही किया था। ये तो एक तरह से अपने आप को जान से मारने जैसा ही था। कुंडों पर झूलने का त्योहार, ये देख रहे हैं दोनों कुंडे पे झूल रहे हैं। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर, अब यहाँ ये देख रहे हो अपनी जो स्किन है, अपनी खाल है, उसमें कुंडा भेद रखा है इसने, मतलब निकाल रखा है ऐसे उसमें से, स्किन में से। एक झूले पर लटक जाते थे और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उसकी आलोचना शुरू कर दी थी कि भाई ये तो बहुत ही बर्बर है, बेकार है ये चीज़, एक तरीके से उन्होंने आलोचना शुरू की थी। तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। भाई आज के टाइम में तो हम भी होते तो भी इसकी आलोचना ही करते, ये तो बेकार सा गेम है। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रीति रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का उदाहरण देखिए, मतलब उन्होंने बहुत सारे अपने पर्चे वगैरह लिखे थे, तो कुछ फेवर में थे, कुछ ऐसे थे, दोनों ही चीज़ें थी। तो उन्हें एक सती प्रथा के ऊपर लिखा था, जो समर्थक थे और जो विरोधी थे। तो समर्थक क्या कहते थे, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों से क्या है, कसकर बांध देते हैं। कि भाई औरतें मतलब खुद मरना चाहती हैं, लेकिन कई बार धधकती आग को देख के मन ना बदल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको लकड़ियों से बांध देते हैं। भाई सही है भाई तुम्हारे एक्सक्यूज़ कि भाई औरतें ना समझ होती हैं। अब सती प्रथा के विरोधी, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं होती थी? कि भाई तुमने मौका ही कब दिया उन्हें अपनी समझ दिखाने का? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई की कई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाया हो, तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? कि भाई तुमने कब मौका दिया उन्हें? अगर मौका देते तो वो कमतर नहीं होती। यहाँ ये पिक्चर दिखा रखी है आपको, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये भी एक समाज सुधारक थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। अब इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है कि विधवा विवाह जो विवाह है उसको मतलब कानून कब पारित किया गया था, तो 1856 में। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर भी, मतलब एक मिनट, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे
उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। मतलब जो लोग परंपरावादी थे ना, जो अपने आप को मानते थे, जो रूढ़िवादी थे एक तरह से, तो जो लोग विधवा विवाह के विरोधी थे तो वो विद्यासागर को भी बुरा ही मानते थे, उनका भी बहिष्कार कर रहे थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतुल्लु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया और उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था। यहाँ ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने के क्या किए थे, प्रसार किए थे। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में की गई थी। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इन कानूनों का विरोध करते रहे थे, कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो इन कानूनों का क्या करते रहे थे, विरोध। यहाँ आपको ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पिक्चर दिखा रखी है, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था। लड़कियां स्कूल जाने लगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है, कि अगर हमें महिलाओं की स्थिति सुधारनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों का भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। अब लोग डरने लगे कि भाई ये स्कूल वाले क्या करेंगे, लड़कियों को घर से ले जाएंगे और हमें घर के काम नहीं करने देंगे, मतलब लड़कियों को जो घरेलू कामकाज हैं ये नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, कि भाई पब्लिक प्लेस से होके जाएंगी तो लड़कियां क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। अजीब सोच थी भाई लोगों की। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाएं उनके उदार विचार वाले पिता और पति की देखरेख में, कि मतलब जो जिनके फादर होते थे उदार विचार के, मतलब कि भाई ज़्यादा उन पे मतलब पाबंदियां नहीं लगाते थे पिता और पति, उनकी क्या करती थी, लड़कियां घर पे पढ़ लेती थी उनकी देखरेख में। पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक ने आपने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था। वे ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे पढ़ना लिखना क्या किया था, सीखा था। उन्नीसवीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो आपसे
क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्य समाज द्वारा कहाँ पे स्कूल खोले गए थे, तो पंजाब में, और ज्योतिबा फुले द्वारा कहाँ खोले गए थे, महाराष्ट्र में। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना, मतलब उत्तर भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कुरान शरीफ मतलब अरबी में पढ़ना लिखने सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कई सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभालों को बारे में पढ़ें, कि मतलब ये इन सारी चीज़ों के धर्म के बारे में, इनके बारे में भी पढ़ें। इधर ये कुछ दे रखा है, इसको देख लेते हैं। 1 मिनट। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं, ये नीचे हैं, पिक्चर हम देखेंगे अभी। 1875 की है ये। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए थी। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। तो यहाँ आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं हैं ये सारी। तो देखो पहले साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन के प्रॉपर स्कूल जाया जाता था। हाँ। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब महिलाओं के बारे में महिलाएं खुद ही लिखने लगी थी कि भाई क्या अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे। महिलाएं 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्रारंभिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन थी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला। इसको पूछ लिया जाता है कहीं इसके बारे में, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि कौन थी रुकैया बेगम। उन्होंने कलकत्ता और पटने में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो कई बार पूछ लेंगे आपसे कि उन्होंने कहाँ स्कूल खोले, तो कलकत्ता और पटना में। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में क्या है रखा था। (1880) के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिकाएं बन गईं और बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उनमें से समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, इसकी बुक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो घर पे रह के इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी पुणे में। उन्होंने एक बुक प्रकाशित करी थी, स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने क्या किया, पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूदा समाज के फर्कों की आलोचना करी थी कि किस तरह से समाज में स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। इंफॉर्मेशन है, स्रोत है, इसको देख लेते हैं। जब औरत का पति मर जाता है, ये जो स्त्री पुरुष की तुलना जो बुक थी उसका ही एक संदर्भ है, वो दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या लिखा था अब देखते हैं। क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हों और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो।
तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए कि भाई औरत का पति मर गया तो नाई आएगा उसके बाल काट देगा। किस लिए काट देगा? कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आबो भगत तथा इन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं, कि मतलब वहां किसी ऐसे फंक्शन वगैरह में जाने से भी रोक लगा दी जाती है जहां कोई शुभ काम होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो विधवा है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है। यह अभागी है, दुर्भाग्य है, इसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं चाहता। यह क्या होती है? अशुभ होती है। बताओ, ऐसी सोच थी कि ऐसी महिलाओं की शक्ल देखने से मतलब दिन खराब जाता है, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब शक्ल तक नहीं देखते थे। संस्कृत की महान, एक मिनट, यहाँ ये जो पंडित रमाबाई हैं, ये दिखा रखे हैं आपको, पंडित रमाबाई, इन्होंने ही लिखी थी ये स्त्री पुरुष आलोचना वाली बुक। संस्कृति की महान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का क्या करता है? दमन। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। उन्होंने क्या किया? पूना में एक विधवा गृह बनाया था और वहां पर उन लोगों को मतलब पनाह दी जाती थी जो ससुराल वालों के द्वारा मतलब उन पर अत्याचार किए जाता था। उन पे वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके बारे में वे अपनी रोजी मतलब जिनके सहारे वो अपनी क्या कर सकें, रोजी रोटी चला सकें, मतलब अपना कोई काम कर सकें, हुनर सिखाया जाता था। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोगों को काफ़ी आग बबूला हुए, उनको तो लगेगा बुरा। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, कि जो रूढ़िवादी थे उनको लगने लगा था कि ये क्या है, पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। और परिवार के जो पारिवारिक संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर क्या थे? चिंतित थे। मतलब हिंदू ही नहीं, मोमडन भी थे, वो भी चिंतित थे इन बदलावों को देखकर। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं ही सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का क्या किया था? समर्थन किया था। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी जो राज्य है उसके विरोध में, संघर्ष में जोर शोर से भाग लेना पड़ेगा, कि भाई आपको भी स्वतंत्रता के आंदोलनों में भाग लेना पड़ेगा। बाल विवाह के विरुद्ध कानून, कि पहले बाल विवाह बहुत होते थे, उसके विरुद्ध कानून बनाया गया था।
महिला संगठ एक मिनट महिला संगठन के विकास इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे थे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इसको अंडरलाइन कर लेना, पूछ लिया जाता है। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुई थी जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में थी। एक मिनट। वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुरानी सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 कर दी गई। तो आप इससे कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले एज क्या रखी गई थी विवाह की, तो पहले लड़के की तो 18 रखी गई थी और लड़की की कितनी रखी गई थी 16 साल। और अब कितनी है? लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल। यहाँ ये जो पिक्चर दिखा रखी है वो 8 साल की दुल्हन उसको दिखा रखा है उसमें, और ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत की एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल में ही हो जाती है, कि मतलब 20% से भी ज़्यादा लड़कियों की शादी कब हो जाती है? जब वो 18 साल की होती हैं। यहाँ ये आप देख रहे हो एक पिक्चर दिखा रखी है बाल विवाह की। जी, अगला टॉपिक है हमारा जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय और गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था? 1840 में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में से सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सकें। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो बोलने का ही काम करते थे, वो खुद भी मतलब इन नियमों को फॉलो करते थे ताकि वो इन कुरीतियों से क्या कर सकें? निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जातीय आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में कई ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहर में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। इन कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरों की कितनी मांग पैदा हुई होगी।
शहरों में नालियाँ बनाई जाती थी और सड़कें बिछानी थी, और अब इतने सारे काम करेंगे तो मज़दूरों की डिमांड तो होगी, बिछानी थी, और इमारतें उनका निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आए? इस कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ आने लगे, और जहां मजदूरी की मांग क्या हो गई? पैदा हो गई। यहाँ ये आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें ये कुली जहाज है, 19वीं शताब्दी का ये जहाज दिखा रखा है, ये कुली जहाज है ये, ठीक है। और ये जॉन एलन नामक एक कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, और इनमें तरह तरह के जो कठोर काम हैं करवाने पड़ते थे, और इनमें से ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो कौन होते थे? निचली जातियों के लोग होते थे। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों से काम करने के लिए चले आए। तो कई बार इनका पूछ लिया जाता है कि कहाँ से आते थे लोग, तो असम से, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, यहाँ पर इनमें ले जाया जाता था बागानों में काम करने के लिए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक क्या था? मौका था, कि भाई जमींदारों से तो क्या है? मुक्ति मिली। जूता कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं और उन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेनाओं के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे, और उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ था, कि भाई कोई और तो बना नहीं सकता था, कि भाई उन्हें ये लगता था ये काम बुरा है और ये सिर्फ नीची जाति के लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा डिमांड रख दी। यहाँ आप देख रहे हो जूता बना रहे हैं ये लोग, तो जूता चमड़े से बनता था, तो ये काम कौन करते थे? यही लोग करते थे। यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है जूते बनाते हुए मदगा जो समुदाय के लोग थे 19वीं सदी में, और ये आंध्र प्रदेश के हैं। और मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। वे पशुओं के शवों को क्या करते थे? साफ करने और चमड़ा तैयार करने, जूता चप्पल सीने में क्या थे? माहिर थे। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी जनजाति जूता बनाने का काम करती थी? वो अछूत जनजाति, तो उसका नाम बताओ। तो भाई मदिगा था। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थीं। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंटों में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में क्या करते थे? पढ़ाते थे। यहाँ ये गुजरात के एक दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। ये जो दुबला समुदाय था वो सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे ये लोग, और वे उनके खेतों को संभालते थे, और जमींदार के घर जो आंगन में तमाम छोटे मोटे काम करने का काम करते थे। यहाँ ये महिलाओं को दिखाया गया है, ज़्यादातर ये महिलाएं ही होती थी। कक्षा में जगह नहीं।
मुंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्हें इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्होंने कक्षा से बाहर बरामदे में बैठा कर सबक सुनने की इजाज़त दी गई ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत किसने की? घासीदास ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा सनातनी आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी और कब कहाँ गई थी? तो मध्य भारत में किसने करी थी? घासीदास ने, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है, जहां एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, उनका महत्वपूर्ण कथन था। और जाति ओरु मातम और देवम मनुष्यनम, मानवता ही एक जाति है, एक धर्म है और एक क्या है? ईश्वर है। इन सभी पंथ की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जाति से थे और उनके बीच काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। ये श्री गुरु नारायण गुरु हैं। गुलामगिरी, गुलामगिरी ये बेटा बुक का नाम है और ये किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। एक मिनट। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों को इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली बारिशों जैसे, मतलब जो उनका मानना था कि ये जो आर्य हैं वो बाहर से आए हैं और इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के सामने पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्होंने क्या कर लिया है? गुलाम बना दिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वो क्या थे? वो पराजित जनता को क्या मानने लगे थे कि मतलब जब अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया पावर से तो वो पराजित जनता को क्या मानने लगे थे? निम्न जाति वाला मानने लगे थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित मतलब देसी लोगों में कौन? निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्य के शासन से पहले यहाँ सवर्ण युग था
तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात या न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, जिन्हें श्रमिक जातियां और अतिशूद्रों अछूतों को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता को समर्थन में मुहिम चलाई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। और ये आपके रहे ज्योतिबा फूले, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक उनकी ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक थी, काश्तकार की चाबुक, उसका एक अंश दे रखा है यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा है, देखते हैं। फूले उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद या विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की यह तलवार छिपा ली है, जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बने क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब वो देशभक्त बने घूम रहे हैं वही लोग। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और फारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में उनका सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी क्या नहीं करेगा? उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उनके फायदे में से है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यह स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। पूछ लिया जाएगा कि कब लिखी थी? 1873 में। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। कौन सी बुक लिखी थी? गुलामगिरी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था और इसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो चुकी थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जातीय व्यवस्था की अपनी आलोचना को सही प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम में भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। हम भी इंसान हैं। 1827 में अम्बेडकर ने कहा था कि हम सिर्फ ऐसे ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी क्या हैं? इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। मंदिरों में कौन जा सकता था? ये मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार दिखा रखा है। ये टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र है। और मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के जो प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। मतलब ये आंदोलन नहीं चला था, उससे पहले मंदिरों के आसपास इनको निचली जातियों को भटकने भी नहीं दिया जाता था। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होते हैं।
स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा था। उन्होंने सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अंबेडकर ने कौन सा आंदोलन किया था और कब किया था। तो 1927 में किया था मंदिर प्रवेश आंदोलन। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जड़ कितनी मजबूत है। यहाँ आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है आपका जो मदुरई का मंदिर है। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों जैसे देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर क्या है विजय हासिल कर ली और उन्हें सत्ता पर ब्राह्मणवादी जो दावा था उस पर भी उन्होंने क्या किया था, चुनौती दी थी। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखिए, ये इसको देख लो एक बार, 1 मिनट। ये ईवी रामास्वामी नायर पेरियार हैं। ये अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पिक्चर ऊपर चली जाएगी, फिर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किए हुए हैं, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी थी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बिठाने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपनी स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि जो आपका स्वामी आंदोलन है वो किसने चलाया था, तो ये किसने चलाया, राधा स्वामी पेरियार ने, नायर जो भी है उन्होंने। असली बाग अछूत हैं जिन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। भाई कोई और नहीं आएगा इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, खुद ही इनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनका ये मानना था। महिलाओं के बारे में पेरियार ने लिखा था कि तारा मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थीं।
हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का क्या है? परिणाम है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन सभी पुस्तकों का क्या किया है? सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत में धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे। वो आज भी क्या हैं? जारी हैं। कि आज भी देखोगे आप बहुत जगह ये चीज़ें आज भी हैं। यहाँ कुछ समाज सुधारक दे रखे हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसको ध्यान से सुन लेना कि कौन सा समाज क्या कहता है। तो ये मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। उनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करने और उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। ये केशव चंद्र सेन हैं जो ब्रह्मो समाज के संस्थापक हैं, मुख्य नेताओं में से एक हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी 1830 में। ये हेनरी डोरोजिया हैं। डोरोजिया एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई बिबियान डोरोजिया ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनवादी विचारों से अवगत कराया और उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो कौन थे? हेनरी डोरोजिया। विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए थे। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद, इनका बर्थ 1863 हुआ था, 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। उनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलन आधुनिक विचारों से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संवाद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है।
वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्हें रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया था। इस आह्वान में द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने के उपदेश दिए। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बने। अगला है प्रार्थना समाज। 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथ पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज। मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किए। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलनों का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है, ये सैयद अहमद खां हैं। तो ये हमारे कुछ समाज सुधारक थे जिनके बारे में देखा हमने। ये आपका अमृतसर का खालसा कॉलेज है जो 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया था। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभावों और ऐसे आचरण जैसे वे गैर सिख समझे थे उससे मुक्त कराने का प्रसार किया। उन्होंने सिखों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया और उन्होंने अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।